गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी की ओर रुख कर रहे हैं। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम जो पहला वीडियो डाउनलोड किए थे वो पॉलिटिकल साइंस का था, और उसके बाद जो है हम ज्योग्राफी को भी पढ़ाएंगे, या ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जो यूपीएससी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, आईएएस, एसएससी, एनडीए, मतलब जितने भी एग्जाम हैं भारत में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को ही हम समझा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर ही बात कर रहे हैं। तो चूंकि मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में दोनों पढ़ाऊंगा, तो एक वीडियो, दो वीडियो मैंने मतलब अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, ठीक है, आपको पहुंच भी रहा होगा। आप कुछ ज्योग्राफी की रुख करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दो ऐसे मेन सब्जेक्ट हैं, दो ऐसे जो मेन सब्जेक्ट हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका अगर मैथ बढ़िया है या मैथ खराब है, मैथ बढ़िया होने से भी ये एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। खराब भी है, अच्छा भी है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्या होना चाहिए? अच्छा आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन कौन सा? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अगर इस पर आप पकड़ बना लेते हैं ना, तो यूपीएससी आपको कोई नहीं रोक सकता, आईएएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेन जो है इसी स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्शन होने के लिए 50% चाहिए। तो अगर मान के चलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर को ही हम ध्यान में रख लेते हैं, है ना, तीन सब्जेक्ट को ध्यान में ही रख लेते हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं हम लोग, आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कितना आ रहे हैं, 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो इसी से आ रहे हैं। तो आप सोच लो कि 15 से 17 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं, ठीक है, जो 12-15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से हो रहे हैं, तो कुल मिला के आपको 50% जो क्वेश्चन है वो इसी से आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी तरीके से घबराना नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िए, उससे बाहर हमको नहीं लगता कि पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू के हिसाब से, है ना। तो मैं ज़्यादा बहस न करते हुए डायरेक्ट मैं आपके सब्जेक्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी की रुख करूँ, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, है ना, पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, चैप्टर कौन है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड डिस्कशन हम करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है, आप देखेंगे, इंडिया साइज, लोकेशन, एक्सटेंट एंड सिचुएशन। ठीक है, ये आपका चैप्टर, मतलब इंडिया का जो हम स्थिति देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे, और उसकी मतलब जो सिचुएशन है ना, पूरे ग्लोब में वो क्या है, ठीक है ना, उस चैप्टर को हम देख रहे हैं। क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये इंट्रोडक्शन से आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको पूछे हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब इसी चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसकी लोकेशन, है ना, क्या है। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शंस की बात करें, तो इंट्रोडक्शंस में भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था। अगर एंशिएंट पीरियड की बात करें, एंशिएंट पीरियड में, तो एंशिएंट पीरियड में क्या था कि भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था। कुछ नाम आपको याद रखना है ना, कुछ नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा नाम है वो हम देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे भारत, है ना, ये जो है आपका भारत, इंडिया, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, DVIPA, जम्बूद्वीप, भारत अखंड, और एक हो गया आपका हिंद, ये आपका क्या है, हिंद, ठीक है।
तो ये पुराने समय में या प्राचीन काल में भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था। भारत, इंडिया, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारत अखंड और हिंद, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो इसको भी थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें पूछ देता है कि प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था। बस आपको कभी कभी गलती से पूछता है, हमेशा तो नहीं पूछता है, कभी कभी गलती से छोटा मोटा एग्जाम में आपको पूछ देता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया को समझने से पहले कुछ हम लोग लाइन की बात करेंगे। इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम इसका बात कर लेंगे, उसके बाद जो है हम उसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इक्वेटर लाइन क्या होता है। इक्वेटर लाइन है ना, 3 लाइन देखते हैं हम लोग। इक्वेटर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन, it is a imaginary line, it is a imaginary line situated at 0 degree, situated at 0 degree लैटिट्यूड्स, है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स halfway between the north and south pole, between the north एंड साउथ पोल, ठीक है ना। साउथ पोल मतलब इक्वेटर लाइन जो है वो अगर हम बात करें तो इक्वेटर लाइन क्या है। इक्वेटर लाइन ये है कि ये ग्लोब हो गया, है ना, ये ग्लोब हो गया, और ग्लोब में ये जो लाइन खींची जाती है बीचों बीच से, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। मतलब ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है, क्योंकि अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इट इज ए इमेजिनरी लाइन सिचुएटेड एट 0 डिग्री, है ना। हाफ वे का मतलब कि इसका आधा भाग, अगर इसका आधा भाग देखा जाए तो आधा भाग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और आधा भाग जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग हेमिस्फीयर, अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री के बीच में स्थित है, और ये ग्लोब को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। एक को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और एक को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 ये तो हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और 0 डिग्री से दक्षिण जो है ये साउदर्न जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। ये क्या हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया क्या आपको? कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, दूसरा को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक लाइन क्लियर हुआ ना, इक्वेटर लाइन क्या है। क्योंकि देखो ज्योग्राफी में क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आप ये चीज समझ गए ना तो फिर आपको मतलब भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक है ना, वो कितने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल में स्थित है, ये सारी चीज अगर आप जान जाते हैं तो बताया ना आपको कि कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ, एक लाइन आपको क्लियर हुआ। दूसरा लाइन की अगर हम बात करें तो दूसरा लाइन आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो
सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं, ये मैंने 0 डिग्री बताया, ठीक है। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री जो है, जैसे ये वाला जो लाइन है आपका 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका अगर आप सिंपली डिफाइन देखें तो क्या है कि ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, इसको लिख देंगे ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स approximately 23.5 degree north of the equator, 23.5 degree north of equator, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर का मतलब क्या हुआ कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर मैंने आपको क्या बताया 23.5 डिग्री है ना, तो वही चीज लिखा गया कि एक इमेजिनरी लाइन है, ए लैटिट्यूड्स अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये तो 0 डिग्री है, तो मैंने आपको बता दिया था कि इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो 2 लाइन क्लियर हुआ ना आपको, 2 लाइन क्या बताएगा, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, तो नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ इक्वेटर, है ना। नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ इक्वेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक इमेजिनरी लाइन है ना, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो साउथ, मतलब अगर आप बात करें, है ना, साउथ मतलब बात करें ठीक है, साउथ ऑफ इक्वेटर, ये भी 23.5 डिग्री है। तो ये 3 लाइन समझ में आया क्या आपको, 3 लाइन का मतलब कि अगर आप सिंपली डिफाइन करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या हो जाएगा, ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री, जहां पे नॉर्थ लिखा है ना, वहां क्या कर दो साउथ ऑफ इक्वेटर, इट कंसीडर एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी तो आपको 3 लाइन ही जानना है, अभी आपको क्या जानना है, 3 लाइन ही जानना है अभी, ठीक है। तो अब हम लोग इसको और विस्तार से समझ रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि ये सब तो क्या हो गया आपका बेसिक चीजें हो गया, बेसिक चीज का मतलब कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब एक है लैटिट्यूड्स और एक है लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स का मतलब जब लेटा हुआ, जैसे मान के चलिए कि लैटिट्यूड्स जो लाइन होती है ना, लैटिट्यूड्स, तो द लाइन या दिस इज ए इमेजिनरी लाइन रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वह काल्पनिक रेखा है ना, जैसे कि ये ग्लोब हो गया, और ग्लोब में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से जो भी काल्पनिक रेखा या जो भी जो है आपका लैटिट्यूड्स खींचे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा का मतलब क्या हुआ कि वो काल्पनिक रेखा जो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। तो ये हो गया लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये जो ग्लोब में आपको दिखता है ना ये लाइन, ये टोटल मिला के देखा जाए तो आपको कितना देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग अगर बात करें, है ना, तो इंक्लूडिंग अगर बात करें किसको, 0 डिग्री को मिला के, तो कितना होता है आपका 181। तो ये भी याद रखना है आपको, है ना। पीसीएस के एग्जाम के व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जो लैटिट्यूड्स की संख्या है ग्लोब में वो कितना है, इक्वेटर को मिला के कितना हो जाता है 181। तो एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, मतलब दिस इज अ इमेजिनरी लाइन रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट कंसीडर एज लैटिट्यूड। द टोटल लैटिट्यूड्स इज 181 इंक्लूडिंग
इक्वेटर लाइन, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग इक्वेटर लाइन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं 181, ठीक है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स को भी देख लेते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या है, लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो लंबा लाइन होता है ना। तो अगर आप देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है ना, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये तो कॉमन चीज है, ये तो जानना चाहिए, या नहीं भी जानते तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो वह काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ टू साउथ की ओर खींची जाती है ना, वह काल्पनिक रेखा है ना, दिस इज इमेजिनरी रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो है आप देखिए इस तरीके का लॉन्गिट्यूड्स आप देखेंगे ग्लोब में इस तरीके से बने होते हैं, है ना। तो लॉन्गिट्यूड जो है इसकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी हो गई, टोटल लॉन्गिट्यूड्स हो गया आपका 360। तो एक इमेजिनरी लाइन है, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। कॉमन डिफरेंसेस है ना, कि आपको कॉमन डिफरेंसेस का मतलब अक्षांश और देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं, देशांतर रेखा किसे बोलते हैं, लैटिट्यूड्स व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड्स, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड्स। ये कभी आपको यूपीएससी में नहीं पूछा है ना, ना पूछेगा, क्योंकि ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ पूछे जाते हैं, आपको छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंक पीओ का एग्जाम हो गया, वहाँ पूछ देता है ना, कि अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं। वो लिख देगा कि अक्षांश रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, ठीक है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये चीज क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। अक्षांश देशांतर है ना, तो 360 लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी हो गई 181 और लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी हो गई 360, है ना। 360 टोटल जो है वो 360 है। देखिए ये चूंकि क्या है अभी का एक्सटेंट है, अभी का एक्सटेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था, है ना, जाना जाता था। और भारत है ना, जैसे मैंने आपको बताया आर्यव्रत जो है, जम्बूद्वीप है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत अखंड है, हिंद है, तो ये सब तो नाम दिया गया था, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे अगर बात करें भारत के इतिहास के बारे में, अगर आप थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, जैसे कि एंशिएंट टाइम में क्या था, तो एंशिएंट टाइम में ये था कि उस समय हमारे देश में क्या होता था कि नॉलेज ऑल अमंग द वर्ल्ड, कहने का मतलब है कि विच स्प्रेड द लाइट ऑफ कल्चर एंड नॉलेज ऑल अमंग द वर्ल्ड। एंशिएंट टाइम में आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे और इनका ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया गया। तो एंशिएंट टाइम में क्या था, एंशिएंट टाइम में हमारा जो देश था ना, वो क्या था कि कल्चर एंड नॉलेज के बेस पे काफी डेवलप था। काफी डेवलप का मतलब कि एक तरीके से हम लोग ने स्प्रेड किया दूसरे देशों में, है ना, मतलब विच स्प्रेड द लाइट ऑफ कल्चर एंड नॉलेज ऑल अमंग द वर्ल्ड। उसके बाद आता है मेडिएवल पीरियड। तो मेडिएवल पीरियड में क्या होता है, मेडिएवल पीरियड में फॉरेन इन्वेजन हुआ था। फॉरेन इन्वेजन का मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि उस समय मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब लोगों का शासन रहा। उस समय हमारे देश में विदेशी आक्रमण हुआ। विदेशी आक्रमण होने की वजह से बहुत ज्यादा भारत को लूटा गया, है ना, और जो डेवलपमेंट हो रहा था वो डेवलपमेंट क्या हुआ, रुक गया था। तो वो मेडिएवल पीरियड में इस समय हुआ। उसके बाद आता है मॉडर्न एज, मतलब जब महात्मा गांधी का एज आता है, तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो काफी लॉन्ग समय, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ सेलिब्रेटी with the help of awareness among the Indians through Mahatma Gandhi and lastly India got a freedom। तो अब क्या हुआ कि बहुत समय के बाद, है ना, हम लोगों ने 150 साल जो अंग्रेजों का गुलाम रहे, उन्होंने गुलामी इस तरीके से गुलाम रहे, हम लोग 150 साल गुलाम रहे। और फाइनली क्या हुआ कि महात्मा गांधी के आने से, महात्मा गांधी के जो नेशनल मूवमेंट था और उनको काफी जोश से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, तो ये सारी चीज जो है देश में हुआ। लोगों में अब अवेयरनेस आ गई कि नहीं, अब भारत को ब्रिटिश से छुटकारा पाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई अमंग द इंडियन थ्रू महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। और फाइनली क्या हुआ कि इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो ये तो कहानी था आपका क्या भारत के बारे में। तो हम लोगों तो उसको इतिहास में बताया जाता है हमेशा, लेकिन ये चीज जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों ने अलग अलग फेज में
भारत को डेवलप किया, है ना। अलग अलग फेज का मतलब आपने देखा होगा, अखंड भारत बोला जाता था पहले भारत को। अखंड भारत मतलब उस समय आपको म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सबको अखंड भारत बोला जाता था, ठीक है ना। अब अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होने के बाद क्या हुआ कि हमारी एक अलग सी स्थिति बनी। उस स्थिति को जानने के लिए हम ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो है आपकी स्थिति बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स हो गया, ठीक है ना। लैटिट्यूड्स भी हो गया, आपको लॉन्गिट्यूड्स भी हो गया, लैटिट्यूड्स भी हो गया, लॉन्गिट्यूड्स भी हो गया, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए, है ना, भारत की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, है ना। तो अगर हम भारत की बात करें तो जैसे भारत की अगर हम बात करें तो कुछ फीचर्स हम लोग को जानना होगा कि इंडिया situated at northern hemisphere, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू 8 स्टेट, है ना, 8 स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री, वो भारत के कितने स्टेट से गुजरती है, तो भारत के 8 स्टेटों से होके गुजरती है। जैसे ये हो गया भारत आपका, ठीक है ना, ये हो गया भारत। तो भारत की स्थिति जो है ये हो गया आपका, ठीक है। और ये आप देखेंगे कौन कौन सा स्टेट है आपका। तो स्टेट्स की अगर आप बात करें, ये जैसे ये हो गया भारत, ठीक है। तो अब देखेंगे कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा स्टेट जो है ये गुजरती है। तो एक तो हो गया आपका गुजरात, है ना, ये हो गया आपका गुजरात। दूसरा हो गया राजस्थान, आपका राजस्थान। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, फोर्थ हो गया छत्तीसगढ़, है ना। फिफ्थ हो गया झारखंड, सिक्स्थ हो गया वेस्ट बंगाल, सेवंथ हो गया आपका, सेवंथ की अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री जो है, एक हो गया आपका मणिपुर, है ना, सॉरी त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। एक हो गया आपका त्रिपुरा, और एक हो गया आपका मिजोरम, है ना, मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 ऐसे स्टेट हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, गुजरती है। मतलब 23.5 डिग्री जो है वो भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने स्टेटों से होके गुजरती है, तो 8 स्टेट से होके गुजरती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू 8 स्टेट सच एज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है, इंडिया को भी देख लेते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट, अभी तो इजी लिखेंगे, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, second largest country किस बेस पे, तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है ना, वो कौन सा स्थान रखता है, सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, आफ्टर चाइना के बाद, ठीक है। तो इसके बाद एक और इसी से रिलेटेड है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, है ना। अगर आप कंट्री की बात करें, है ना, किस बेस पे, आपको एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया जो है वो आपका कितने हैं, तो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट, इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारत को देखा जाए तो भारत जो है वो आपका सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इस बेस पे, तो एरिया के हिसाब से देखते हैं, एरिया के हिसाब से। आप देखो ट्रेंड चला है, ट्रेंड क्या चला है, अब ये पूछ देता है ना, अब ये पूछ देता है कि भारत से पहले, है ना, भारत से अगर पहले की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा देश जो है इसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको थोड़ा जानना है, ठीक है ना, ये भी आपको क्या है, जानना है। तो रसिया हो गया फर्स्ट, सेकेंड हो गया कनाडा, थर्ड हो गया यूएसए, फोर्थ हो गया चाइना, ठीक है, फिफ्थ हो गया ब्राजील, हाँ, सिक्स्थ हो गया ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ हो गया आपका इंडिया, ठीक है। तो ये पूछ देगा कि इंडिया से पहले सिक्स्थ जो है या फिफ्थ है या फोर्थ है या 3 है 2 है 1 है, तो वो आपको याद रखना है। देखो इंडिया का जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जहां पर इंडिया आ गया, जहां पे इंडिया आ गया ना, तो इंडिया अगर 6 है तो उससे पहले आपको 5 रट लेना है ना। 6 तो पता ही है कि आज आप 4th क्लास के बच्चे को अगर आप खड़ा कर दीजिए तो वो बता देगा कि भारत जो है इंडिया के हिसाब से कितने पोजीशन में, तो वो डायरेक्ट बोलेगा सर वो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। लेकिन उससे पहले अगर 6 का नाम पूछे ना, है ना, तो वो भी ध्यान रखना है। कौन कौन सा मैंने बताया आपको, एक तो हो गया रसिया, है ना, रसिया, दूसरा हो गया कनाडा, ठीक है, कनाडा, तीसरा हो गया यूएसए, है ना, फोर्थ हो गया चाइना, फिफ्थ हो गया ब्राजील और सिक्स्थ हो गया ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ हो गया आपका इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इंडिया क्या है, इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से। ध्यान रखना है, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि, तो वो वहां पूछ देता है क्वेश्चन, अगर पूछना होता है तो पूछ देगा पॉपुलेशन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से। तो ये कुछ मतलब आपके फैक्चुअल थे, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोब में जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, ग्लोब को अगर बनाते हैं तो ग्लोब में क्या है, भारत देखेंगे, है ना, जैसे ये पूरा ग्लोब हो गया, ठीक है, ये पूरा आपका ग्लोब हो गया। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी लाइन है ना, जितने भी लाइन है ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है। मैंने आपको बताया कि 360 हो गया देशांतर रेखा और एक 181 हो गया आपका लैटिट्यूड्स। ये हो गया ग्लोब। ग्लोब में मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है ना, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है ना। तो भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति जो है आप देखेंगे यहाँ पर है ग्लोब में, है ना। ग्लोब में कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये दिखा गया आपको, मैंने आपको ये 0 डिग्री बताया, ये 23.5 बताया, ये 23.5 बताया, ठीक है ना। तो 0 डिग्री से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जो इक्वेटर लाइन है वो क्या करता है, विश्व को 2 भागों में बांटता है। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। मैंने आपको क्या बताया कि भारत की स्थिति जहां होगी वहां इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। भारत की स्थिति जहां होंगे वहां पर क्या होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा याद रखना है कि 23.5 डिग्री, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हम जैसे अगर 100% ग्लोब की अगर हम बात करें तो 100% ग्लोब की बात करें तो ये भारत जो है वो कितना एरिया ग्लोब में कवर कर रहा है ना। जैसे ये कहीं ना कहीं तो ये एरिया तो कवर कर ही रहा है, भारत कर रहा है ना। तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो इट्स अकाउंट 2.4 एरिया, मतलब इट अकाउंट
2.4 एरिया, मतलब ये जो ग्लोब में है ये 2.4 एरिया को क्या कर रहा है, भारत जो है उसको क्या कर रहा है, घेर रहा है, या उसको क्या कर रहे हैं, मतलब उस एरिया में स्थित है। और 2.4 एरिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन रह रहे हैं, तो 17.64% पॉपुलेशन। सोचिए, मतलब एरिया छोटा है और पॉपुलेशन देखिए कितना बड़ा है। मतलब मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया कि इंडिया में क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है ना, और उसमें देखिए कि ये छोटे से एरिया में आपको 17.64% पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड है ना, वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये भी याद रखना है, ग्लोब में भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, कितने एरिया को कवर कर रहा है, 2.4 एरिया को कवर कर रहा है। ये कितने परसेंट पॉपुलेशन यहाँ रह रहे हैं, तो 17.64% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ क्या रहे हैं, रह रहे हैं। आपको मैं जो बता रहा हूँ ना उसी को पढ़िए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बेटर है कि फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस पे ही आप उसको ध्यान दें, है ना, रटन विद्या पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको क्लियर करें, और उसी को क्लियरिटी को ध्यान में रखते हुए हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया एरिया, और ये हो गया आपका मतलब पॉपुलेशन। अगर हम इसी को थोड़ा बाहर निकालते हैं, भारत को, हमेशा के लिए तो नहीं, है ना, क्योंकि ग्लोब में हमेशा के लिए भारत को कैसे निकालेंगे, अगर समझने के लिए निकाल रहे हैं इसको, है ना। अगर हम भारत को बाहर निकाले, है ना, ग्लोब से, तो ये कितने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में स्थित है ये जानना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया, यही तो बना हुआ है, इसी को मिटा दूं क्या, इसको थोड़ा देखते हैं, है ना। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल्स की अगर हम बात करें तो याद रखना आप, है ना, लंबा लाइन कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूड्स, और लेटा हुआ लाइन आपको क्या बताया था, ये हो गया लैटिट्यूड्स, ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड एक्सटेंट जो भारत का है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट क्या है, ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना, नॉर्थ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, नॉर्थ, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसको रट जाना है कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स, है ना, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड्स। जैसे भारत देखेंगे इस तरीके से है लॉन्गिट्यूड्स, ये पूरा जो लाइन है लॉन्गिट्यूड्स है ना। तो आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट पर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत की स्थिति बनी होती है ग्लोब में, है ना, क्योंकि ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो 97 डिग्री की अगर हम बात करें, 97 डिग्री हो गया आपका, और ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर आपका। कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि एक बार मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, शायद वो जेपीएससी मेंस में पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले होता है ना, और वेस्ट में सनराइज 2 घंटे बाद होता है, क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो मूवमेंट है ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक लॉन्गिट्यूड्स को पूरा करने में 4 मिनट लगता है। तो अब क्या है कि 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 29.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली का डिफरेंसेस है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और द्वारका की जो स्थिति है वो 30 डिग्री, सुविधा के लिए लोग 30 डिग्री का एक्सटेंट मानते हैं,
और ग्लोब जो है मतलब जब अर्थ रोटेट करती है तो एक लॉन्गिट्यूड को पूरा करने में 4 मिनट लगती है ना। तो हम लोग उसको क्या करते हैं 30 into 4 कर देते हैं, है ना, क्योंकि 30 का अंतर है। तो कितना हो गया 120 मिनट्स, है ना, 120 मिनट्स हो गया। और 120 मिनट्स को अगर हम लोग आवर में चेंज करते हैं तो कितना हो गया 2 आवर, है ना। तो ध्यान रखना है, मतलब इसके सनराइज और इसके सनराइज में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे क्या होता है ना, इससे जो है ये लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी देश की टाइम जोन, है ना, टाइम जोन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। टाइम जोन के स्थिति को जानने के लिए ये सुविधाएं या लॉन्गिट्यूड्स को ध्यान में रखकर हम उसको प्रयास करते हैं कि किस देश का टाइम कितना जो है आगे है, किसका पीछे है। ये हम लोग जब ग्रीनविच लाइन पढ़ेंगे ना तो अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें आप जो है उसको समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए सेकेंड पार्ट जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।